हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। यू आर वाचिंग लॉ क्लासेस बाय शिवानी। सो स्टूडेंट, आज की वीडियो में कवर करेंगे यूपी रेगुलेशन ऑफ अर्बन प्रीमाइसेस टेनेंसी एक्ट 2021। सिलेबस में आपके यूपी पीसीएसजे मेंस में पुराना एक्ट भी है और नया एक्ट भी है। ऑल्दो पुराने एक्ट की कोई ज़रूरत नहीं थी, बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ द सिलेबस एंड यू हैव टू रीड दैट ऑल्सो। पुराने एक्ट जब आपको पता होगा तभी आप नए एक्ट की वैल्यू समझ पाएंगे। कंपैरेटिव एनालिसिस अगर ड्रॉ करने को आता है मीन्स पे क्वेश्चन, तो वो तभी हो पाएगा जब पुराना पढ़ रखा होगा और जब आप ये पूरा नया पढ़ लेंगे। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि एनालिसिस पता होना चाहिए। सो जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे समझ में आता जाएगा। ऑलरेडी आपका पुराना एक्ट था, तो पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ इनैक्टमेंट ऑफ दिस न्यू एक्ट। ठीक है, मीन्स कि अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने कि ऑब्जेक्ट क्या है इस एक्ट का, इस एक्ट को आगे का लाने की ज़रूरत क्या पड़ी, तो यानी कि नया एक्ट आपका पास हुआ है, तो यानी प्रीवियस एक्ट में कुछ ऐसे लूप होल्स होंगे। ठीक है ना, उतना इफेक्टिव नहीं होगा वो। तो सबसे पहला ऑब्जेक्ट और रीज़न अगर इसके इनैक्टमेंट का हम देखें तो वो यही है कि रेगुलेटिंग द लेटिंग एंड द रेंट एंड द इविक्शन ऑफ टेनेंट। ठीक है, इस चीज़ को रेगुलेट करना। पुराने एक्ट में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज थी। डिस्प्यूट सेटलमेंट नहीं हो पाता था लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में। लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच का ये एक्ट है ये। ठीक है, आप समझ रहे हैं, इट इज़ अर्बन प्रीमाइसेस टेनेंसी एक्ट है। टेनेंसी एक्ट किसके बीच में होगी? लैंडलॉर्ड के बीच में होगी, टेनेंट के बीच में होगी। ठीक है, तो बहुत सारे केसेस ना आपके कोर्ट में पेंडिंग रहते थे। टेनेंसी डिस्प्यूट्स पेंडिंग रहते थे और जो बिल्डिंग का ओनर होता है उसको प्रॉपर रेंट तक नहीं मिल पाता था। देर आफ्टर कोर्ट का एक डिसीजन आया है कि दैट देर इज़ अ नीड टू पास एन अफेक्टिव एक्ट। ठीक है ना, सो ऑन दैट रिकमेंडेशन आपका ये एक्ट लागू हुआ, ऑर्डिनेंस भी पास हुआ था, देर आफ्टर आपका ये एक्ट आ गया। तो एनफोर्समेंट डेट क्या है? 11 जनवरी 2021। अब हम मूव ऑन करेंगे इसकी डेफिनेशन क्लॉज पे। सबसे पहली बात कि लैंडलॉर्ड कौन है, तो लैंडलॉर्ड कौन है आपका डिफाइन किया गया है 2B में। शॉर्ट नोट्स की तरह आपका आ सकता है ये मेंस में, मतलब एक छोटे छोटे पॉइंट्स में नहीं आता है कि आपको बहुत ही कम लिखना पड़ता है। ठीक है, इससे 5 मार्क्स में। तो अगर पूछा जाए कि लैंडलॉर्ड कौन है, तो लैंडलॉर्ड कौन होगा? जो उस बिल्डिंग का ओनर है। ठीक है, द ओनर इज़ अ लैंडलॉर्ड। ठीक है, सिर्फ वही नहीं है, लेसोर भी है या फिर कोई और। ठीक है, एनी अदर पर्सन हु इज़ रिसीविंग द लैंड, हु इज़ रिसीविंग द रेंट, ही इज़ ऑल्सो अ लैंडलॉर्ड। उसके सक्सेसर्स भी इंक्लूडेड हैं, ट्रांसफरी भी इंक्लूडेड हैं और असाइनी भी इंक्लूडेड हैं। तो ये डेफिनेशन हो गई आपकी लैंडलॉर्ड की। बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए, लैंड ओनर है, लेसोर है या फिर एनी अदर पर्सन हु इज़ रिसीविंग द रेंट इन हिज अकाउंट, हिज सक्सेसर, ट्रांसफरी एंड द असाइनी। ठीक है, लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन कंप्लीट हो गई 2B में। इसके बाद टेनेंट कौन होगा? 2J में डिफाइन किया गया है। देखिए, टेनेंट वही है जो रेंट पे कर रहा है। ठीक है ना, द पर्सन हु हैज़ टू डिपॉजिट द रेंट टू द लैंडलॉर्ड इज अ टेनेंट। लेसी भी यहाँ पे टेनेंट होगा। तो यहाँ पे जो रेंट डिपॉजिट कर रहा है एक टेनेंसी एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, वो हो गया आपका टेनेंट, लेसी हो गया। बट इसमें कौन इंक्लूड नहीं होगा इन द डेफिनेशन ऑफ द टेनेंट? जिस पर्सन के अगेंस्ट इविक्शन की डिक्री पास हो रखी है। ठीक है, दैट पर्सन इज नॉट इंक्लूडेड इन अंडर द डेफिनेशन ऑफ टेनेंट। तो दो डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो गई, लैंडलॉर्ड की और टेनेंट की। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आता है सेक्शन 3 पे कि ये एक्ट आपका कुछ प्रेमाइसेस हैं जिन पे एप्लीकेबल नहीं होगा। सो व्हाट आर दोज प्रेमाइसेस? अर्बन प्रीमाइसेस टेनेंसी एक्ट। ठीक है, आपका यूपी में ये जो एक्ट आपका लागू है, कुछ ऐसी बिल्डिंग्स है, देयर आर सर्टेन बिल्डिंग, सर्टेन प्रीमाइसेस जिन पे ये एक्ट आपका एप्लीकेबल नहीं है। सो व्हाट इज दैट? दैट इज बीन गिवन अंडर सेक्शन 3। सो दिस एक्ट इज़ नॉट एप्लीकेबल ऑन द गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। एक की नोट की तरह दिमाग में फिट कर लीजिए कि गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। सो द प्रीमाइसेस विच इज़ बीन ओन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर यूनियन टेरिटरी, कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन हो गया। द प्रीमाइस विच इज़ बीन ओन्ड बाय द रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, या फिर आपका जो वक्फ एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है बिल्डिंग्स, उन पे एप्लीकेबल नहीं है। एनी प्रोमाइसेस विच इज़ इवन एग्जेम्प्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट कर दिया, उन पे भी नहीं होगा। आई होप सो सेक्शन 3 इज़ क्लियर। सेक्शन 4 अगर हम देखेंगे कि टेनेंसी अग्रीमेंट क्या है, तो इस प्रोविज़न को ऐसे पढ़ना है कि इस एक्ट के कमेंसमेंट से पहले और इस एक्ट के कमेंसमेंट के बाद क्या रूल आ गया आपका। देखिए, 11 जनवरी 2021 कमेंसमेंट डेट है। इस एक्ट के आने के बाद, ठीक है, कोई भी प्रोमाइस आपकी जो भी लेट आउट करी जा रही है वो बिना रिटन अग्रीमेंट के लेट आउट नहीं करी जाएगी। एक्सेप्शन है आपका रेजिडेंशियल अग्रीमेंट। तो लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में सबसे पहली बात तो एक रिटन अग्रीमेंट होगा, दैट इज़ कॉल्ड द टेनेंसी अग्रीमेंट। 2 महीने के बाद उनकी ये ड्यूटी है, विद इन 2 मंथ्स बेसिकली, कि उसकी जॉइंटली दोनों लोग
रेंट अथॉरिटी के पास उसकी कॉपी प्रोड्यूस करे टेनेंसी अग्रीमेंट की। अगर वो लोग जॉइंटली प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं रेंट अथॉरिटी के पास टेनेंसी अग्रीमेंट, इन्फॉर्म नहीं कर पाते हैं, तो उस केस में उनको क्या करना पड़ेगा, 1 महीने का टाइम दिया गया, आप सेपरेटली नोटिस इशू कर दो, ठीक है ना, बता दो कि टेनेंसी अग्रीमेंट हुआ है आप दोनों के बीच में। और आपका मैंने बताया कि टेनेंसी इन केस ऑफ द रेजिडेंशियल, ठीक है ना, अगर टेनेंसी रेजिडेंशियल पर्पस के लिए है तो लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में वो 12 महीने वाली बात करी गई है। इट इज़ नॉट अ मैंडेट कि आपको जो है इन्फॉर्म करना ही करना है रेंट अथॉरिटी को, कोई मैंडेट नहीं है यहाँ पे। अब इसके बाद हम इसका सेकंड पार्ट ये पढ़ेंगे कि इस एक्ट के कमेंसमेंट से पहले क्या था। देखिए, हो सकता है कि टेनेंसी अग्रीमेंट आपका इन रिटन फॉर्मेट हुआ हो, ठीक है ना, टेनेंसी अग्रीमेंट में दोनों लोग, ओरल अग्रीमेंट नहीं, ठीक है, रिटन फॉर्म में दोनों के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ हो। इन केस अगर उनका टेनेंसी अग्रीमेंट था, ठीक है, तो वो कॉपी प्रोड्यूस कर दी जाए 3 महीने के अंदर रेंट अथॉरिटी के पास। इफ देयर वाज नो रिटन अग्रीमेंट एंटर बिटवीन द टेनेंट एंड द लैंडलॉर्ड, सो नाउ व्हाट दे हैव टू डू, दे मस्ट गेट द अग्रीमेंट डन, ठीक है ना। फिर वही 3 महीने के अंदर आप जो है सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, रेंट अथॉरिटी के पास उसकी कॉपी प्रोड्यूस कर देंगे। दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 4 टेनेंसी अग्रीमेंट। अब जो है रेजिडेंशियल पर्पस वाली बात हटा दी जाए, तो टेनेंसी जो है यहाँ पे एक रिटन अग्रीमेंट होगा आपका लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में बाकायदा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में दोनों लोग एंटर होंगे। आई होप सो दिस इज क्लियर नाउ। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 5 पीरियड ऑफ टेनेंसी। Section 6 it talks about the right and the obligation of the successor in the case of death of tenant or landlord। क्या राइट्स एंड ऑब्लिगेशन होंगी सक्सेसर के पास अगर टेनेंट या फिर लैंडलॉर्ड की डेथ हो जाती है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द टेनेंसी। 6 महीने के लिए रेंट पे दिया गया था और टेनेंट की डेथ हो गई 4 मंथ में ही, ठीक है ना, बाकी के 2 महीने तो अभी बचे, 6 महीने की टेनेंसी थी, पूरी टेनेंसी पीरियड, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टेनेंसी, ठीक है। तो इस केस में ये होगा कि जो बाकी के 2 महीने हैं, जो टेनेंट के सक्सेसर हैं उनके पास राइट आ जाएगा, सिंपल एज दैट, समझ गए। सो इन केस ऑफ डेथ ऑफ टेनेंट और द लैंडलॉर्ड, द टेनेंसी अग्रीमेंट दैट वाज एंटर्ड बिटवीन बोथ ऑफ देम विल बी एप्लीकेबल ओवर द सक्सेसर, चाहे वो टेनेंसी आपकी रेजिडेंशियल पर्पज से ही क्यों ना दी गई हो, ठीक है, कोई एक्सेप्शन नहीं है यहाँ पे। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन नंबर 7 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हम ये देखते हैं कि रिस्ट्रिक्शन ऑन सबलेटिंग, पुराने एक्ट में भी आपका सबलेटिंग पे रिस्ट्रिक्शन है, सेक्शन नंबर 25। तो वहाँ और यहाँ आपका आखिरकार डिफरेंस क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द न्यू एक्ट एंड द ओल्ड एक्ट। देखिए, जो पुराना एक्ट है सेक्शन नंबर 25, वहाँ पे ये कहते हैं कि टेनेंट ही कांट सबलेट, बट अगर वो सबलेट करना चाहता है तो रिटन परमिशन से लैंडलॉर्ड की या फिर डीएम की एक बिल्डिंग का, एक प्रीमाइस का एक पार्ट सबलेट कर सकता है, पूरा सबलेट वो नहीं कर सकता है। एज अ जनरल रूल ही कांट सबलेट, बट अगर करना चाहता है तो उस केस में मैंने आपको बताया परमिशन लेके कर सकता है, ओनली पार्ट ऑफ इट, ठीक है। अब इस एक्ट के आने के बाद देखिए क्या हुआ है, 11 जनवरी 2021 बेसिक रूल तो यही है कि सबलेट नहीं किया जा सकता है, टेनेंट ही कांट सबलेट। बट अगर जो टेनेंसी अग्रीमेंट था उसके साथ साथ कोई सप्लीमेंट अग्रीमेंट हुआ था, ठीक है ना, एक सप्लीमेंट अग्रीमेंट भी ऐड हो गया था जहाँ पे वो सबलेट कर सकता था, तो उस केस में वो सबलेट कर सकता है। तो यहाँ पे ये है कि पूरा पार्ट या फिर होल ऑफ द प्रीमाइस इट कैन बी सबलेट, बट क्या कंडीशन होनी चाहिए कि सप्लीमेंटल अग्रीमेंट एंटर हुआ हो एग्जिस्टिंग टेनेंसी अग्रीमेंट के साथ। आई होप सो दिस इज क्लियर नाउ। एक 2 महीने की बात यहाँ पे करी गई है कि अगर मान लीजिए कोई सप्लीमेंटल अग्रीमेंट हुआ था साथ में, ठीक है ना, अटैच था एक और अग्रीमेंट साथ में, तो वो ये बात 2 महीने के अंदर जो है बतानी पड़ेगी रेंट अथॉरिटी को, ठीक है। रेंट अथॉरिटी दैट इज बीन गिवन अंडर सेक्शन नंबर 30, द अथॉरिटी विच इज़ बीन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 30 इज द रेंट अथॉरिटी। तो सबलेटिंग वाली बात यहाँ समझ में आ गई आपको। जनरल रूल यही है कि सबलेट नहीं किया जा सकता है, बट सबलेट किया जा सकता है अगर टेनेंसी अग्रीमेंट के साथ आपने एक सप्लीमेंटल अग्रीमेंट भी एंटर कर लिया था सबलेटिंग का, उस केस में हो सकता है। 2 महीने के अंदर ये बात आपको बतानी पड़ेगी किस तरीके का एग्रीमेंट एंटर हुआ था रेंट अथॉरिटी को। आई होप सो दिस इज़ क्लियर नाउ। सो स्टूडेंट, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आगे के प्रोविजंस पढ़ेंगे। आई होप सो आपको कुछ तो समझ में आया होगा कि टेनेंसी एक्ट ये नया वाला है क्या। हम थोड़ा थोड़ा इसी तरीके से शॉर्ट वीडियोस में कवर करते चले जाएंगे। सो प्लीज़ अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू एवरीवन।